आइए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पूर्व हम इन दो चीजों के बारे में जानकारी ले लें। हालांकि ये दोनों चीजें भी आपने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ी है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों चीजों को एक बार हमारे दिमाग में फिट कर लें और एक बार फिर से रिवाइज कर लें। HCF इंग्लिश में बोला जाता है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM जिसे कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सहज ही हम इसको कहते हैं LCM निकाल लो, या हम कहते हैं उसका HCF निकाल लो। अब LCM आखिर है क्या और HCF आखिर है क्या, वो आपको ध्यान रखना है। निकालते हम सब हैं, निकाल भी लेंगे, लेकिन वो आखिर है क्या, उसको वर्ड्स में क्या कहा जाता है या वर्ड्स में उसको कैसे समझा जाता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में ये कह रहा है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभी हमने भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, है याद आपको? भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाले थे, तो ये उन अभाज्य गुणनखंडों की बात कर रहा है। जब HCF निकालेंगे तो दो या दो से अधिक संख्याएं होगी, LCM निकालेंगे तो दो या दो से अधिक संख्याएं होगी। जब दो संख्याएं होगी तो उनके जो अभाज्य गुणनखंड है वो भी दोनों के अलग अलग होंगे निश्चित रूप से, और अगर तीन होगी तो तीनों के अलग अलग होंगे। तो उन तीनों के अलग अलग गुणनखंडों अर्थात उनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनसे हम HCF कैसे निकालते हैं वो इस डेफिनेशन में है। तो ये कह रहा है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। मतलब आपके पास यदि दो या दो से अधिक संख्या हो तो उनके अभाज्य गुणनखंड निकालें, और उनके अभाज्य गुणनखंडों में से भी क्या देखना है? उभयनिष्ठ देखना है। उभयनिष्ठ को कहा जाता है कॉमन, अर्थात ऐसा अभाज्य गुणनखंड जो सभी संख्याओं में हो। दो संख्या है तो दोनों में होना चाहिए, तीन है तो तीनों में होना चाहिए, चार है तो चारों में होना चाहिए। लेकिन उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की या उभयनिष्ठ जो आपके पास अभाज्य संख्या आ रही है, उस उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की छोटी घात का गुणनफल होना चाहिए। कौन सी घात होनी चाहिए? छोटी घात। ये तो हो गया आपका HCF। अब हम बात करते हैं LCM की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। केवल इतना डिफरेंस है कि इसमें छोटी घात है, इसमें बड़ी है, लेकिन केवल बड़ी घात का ही गुणा उसमें होगा। तो क्या ध्यान रखेंगे इसमें? यह कह रहा है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, उसमें उभयनिष्ठ लिया था, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें आपको देखना है कि जो अभाज्य गुणनखंड है उस अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आपकी आ रही है उसकी जो सबसे बड़ी घात है उसका आपको गुणा करना है। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आपके दिमाग में रखिए। अभी हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो इन दोनों डेफिनेशनों का हवाला मैं वहां दूंगा और वहां पर आपको बताऊंगा कि LCM में हम ये चीज कर रहे हैं और HCF में हम ये चीज कर रहे हैं। तो HCF में क्या ध्यान रखना है आपको? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है, और यहां पर क्या है? संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। एक छोटी घात का गुणनफल है, एक बड़ी घात का। लेकिन छोटी किसकी है? उभयनिष्ठ की। बड़ी किसकी है? दोनों में से जो मल्टीपल दिया है वो ज्यादा घात जिस भी संख्या में आ रही है, ज्यादा घात जिस भी संख्या में आ रही है उसकी ज्यादा यानी कि बड़ी घातों के गुणनफलों को हम क्या कहेंगे? LCM कहेंगे। क्लियर? तो अब हम अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम LCM भी निकालेंगे और HCF भी निकालेंगे। इसकी डेफिनेशन को एक बार दिमाग में बिठाइए, पढ़िए, तब तक हम वापस लौटते हैं। बच्चों नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3, उस पर हम बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसको बुक से पढ़ रहा हूं, आप इसको सुनिए और उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, एक परेड में आर्मी की टुकड़ी है जो परेड करेगी, और वो जो आर्मी के व्यक्ति है वो है 616 सदस्य जो है 616 है। इस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब इस टुकड़ी को बैंड के पीछे चलना है, और वो जो बैंड है उसके सदस्य हैं 32। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, स्तंभों मतलब उनके जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स समान होंगे, जितने आर्मी वालों के सदस्यों के होंगे वही बैंड वालों के होंगे। तो इन दोनों के स्तंभों की संख्या जो है वो समान है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब बैंड वालों के पीछे जब आर्मी के सदस्यों को चलना है तो कितने स्तंभों में वो चलेगा, कितने कॉलम में वो चलेगा, वो आपको निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस प्रश्न में हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 का और 616 का। यह सिंपल सा प्रश्न है। डेफिनेशन बहुत बड़ी है, लेकिन उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है वो ये है कि 616 और 32 का HCF निकालना है। जितना HCF आएगा उतने स्तंभ बनेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है HCF। किस किस का HCF निकालना है आपको? 616 और 32 का। 616 और 32 का जब आप HCF निकालोगे तो आपके पास स्तंभों की संख्या आ जाएगी। प्रश्न फिर वही पहले जैसा हो गया है। आप अपने आप को उस पहले प्रश्न के समीप ले जाइए। उस पहले प्रश्न में हमने जो किया था वो सब इसमें करेंगे। क्या किया था हमने पहले प्रश्न में? हमने सबसे पहले देखा था कि 616 और ये 32 है, इसमें किसी एक संख्या में दूसरी का भाग लगाना है, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड हमेशा किससे करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी को। इन्हें 616 को हम 32 यानी कि 32 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम यहां डिवाइड कर देंगे 32 से। किसको डिवाइड करने वाले हैं? 616 को। ये 616 को हम डिवाइड करेंगे। जब 616 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? आप देखिए 32 और यहां है 61। 32 और यहां है 61, तो कितनी बार डिवाइड होगा? ये एक बार। ये एक बार डिवाइड हुआ और यहां आ गया आपका 32, क्योंकि दो बार जाते तो कितना बन जाता है? 64 बन जाता है। अब जब 32 से हमने डिवाइड किया है, इसको माइनस कर दीजिए 9, और यहां आ जाएगा कितना आ गया आपके पास? 29। यहां से हमने उतारा 6 को, ये 6 यहां आ गया। अब आपके पास बचा 296। अब 296 बचा। अब इस 32 का इसमें डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा। 32 से अभी ये डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर यानी कि शेषफल नहीं मानेंगे। ये शेषफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 32 से 296 डिवाइड हो सकता है। अब इसको डिवाइड करिए, 32 है और 296 से, ये जाएगा 9 टाइम्स। नौ बार जब इसको हमने किया तो कितना बना? 288। और यहां पर कितना बचा आपके पास? ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब कितना बच गया आपका? 8। अब इस 32 से क्या 8 डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसलिए अब ये हो गया है आपका
रिमाइंडर, शेषफल, ये है आपका भागफल, ठीक है, ये है आपका क्या है, भाजक, डिवीजन, और 616 क्या है आपका भाज्य, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। ये सारी चीजें आ गई, ये आपका बच गया यहां पर क्या, रिमाइंडर। अब हम कब तक इस प्रश्न को हल करते हैं, जब तक रिमाइंडर शून्य नहीं आ जाता, यानी अभी इस 8 से हम किसी और को डिवाइड करेंगे। आज 8 से किसको डिवाइड करेंगे, इस 32 को। अब इस 8 से हम यहां पर इस 32 को डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स 32, और ये बचा आपका रिमाइंडर 0। कितना शेषफल हो गया, 0। हो गई आपकी प्रक्रिया पूरी। अब ये डिवाइड करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आपको वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, वो जो फॉर्मेट मैंने बताया था, उस फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब उस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे अपन, तो उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, बोलिए जल्दी से, बोलिए जोर से। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है। अब इस प्रमेयिका के अंदर इन वैल्यूज को हम रख देंगे। मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, ये आपका होता है A, ये क्या होता है, ये होता है B, ये क्या होता है, ये होता है Q, ये क्या होता है यहां पर रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है आपका R। बना लीजिए, क्या बनेगा आपका वैल्यू यहां पर, 616 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना, B कितना है आपका, बोलिए जल्दी से, B कितना है 32, Q कितना है आपका, बोलिए, ये Q है, Q कितना है 19, तो इंटू 19 प्लस R कितना है, R है आपका 8, तो यहां पर R आ गया 8। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में चले जाएं, कितना बचा आपका 8। अब 8 से डिवाइड किसको कर रहे हो आप, 32 को, तो ये हो गया आपका 32। किससे डिवाइड किया, 8 से। कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 0। जैसे ये रिमाइंडर 0 हो गया, आपका काम पूरा। क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो काम क्या पूरा हो गया। अब यहां पर जो वैल्यू थी जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, वही क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, तो यहां पर जो भाजक होता है अंत में, यहां भाजक का मतलब क्या हो गया, डिवीजर। कितना है, 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमने निकाल लिया HCF। आगे बात समझ में, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कब तक चलना है, जब तक 0 नहीं आ जाता। इसको कैसे लिखना है, वो तरीका मैंने बता दिया। एक बार डिवाइड किया, एक स्टेप बना, दूसरी बार डिवाइड किया, 2 स्टेप बना, तीसरी बार डिवाइड किया, तीसरा स्टेप बना। ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 आप स्टेप बनाते जाएंगे। तो अब यहां पर आपको क्या मिला, अब आपको यहां पर मिला कि हमारे पास जो HCF आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अतः क्या लिखेंगे एंड में, अतः स्तंभों की संख्या
अतः स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया पूरा कंप्लीट? तीसरा है। बिल्कुल इसको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। बड़े सिंपल सवाल है, बहुत आसान है। केवल आपको एल्गोरिथम याद रखनी है। A = BQ+R। ये एल्गोरिथम अगर आपने याद रखी तो ये चीज आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है, आप उनको बुक की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, सादर नमस्कार। आइए आज हम प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न को हल करें। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली संख्या है 140, दूसरी संख्या है 156, तीसरी संख्या है 3825, चौथी संख्या है 5005 और पांचवी संख्या है 7429 रूप में लिखिए। तो हम 140 में 2 का भाग देंगे। सबसे पहले 2 का भाग देने पर हम देखेंगे कि 2 साथी 14, घटाने पर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, उतारेंगे हम 0, 2 शून्य। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 140 में 2 का भाग 70 बार गया। अब बारी आई 70 की। 70 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 तिया 6, 7 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 1, उतारेंगे 0 को, 2 पंचे 10, घटाने पर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 70 में 2 का भाग 35 बार गया। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर कि 70 में 2 का भाग 35 बार गया। यदि हम 35 की बात करें तो अब 35 में भाग जाएगा 5 का, 5 7 35, घटाने पर यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो हम 35 को लिख सकते हैं, या 35 के लिए हम कह सकते हैं कि 35 में 5 का भाग 7 बार जाएगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो 140 को हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये इस प्रकार से हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए और 140 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। दूसरी संख्या है हमारे पास 156। अब हम 156 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 156 को हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 2 का, 2 का पारा हम 15 के लिए पढ़ेंगे। तो 2 साथी 14, 5 में 4 गया 1, उतारेंगे हम 6, 2 8 16। इसका मतलब ये हुआ कि 156 में 2 का भाग 78 बार गया। अब हम 78 की बात करें तो 78 में हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो 2 तिया 6,
उतारेंगे 8, 2 इनाम 18, घटाने पर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 78 में 2 का भाग 39 बार गया। यदि हम 39 की बात करें तो 39 में अब भाग जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 9 उतारेंगे यहाँ पर तो 3 तिया 9। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमने 39 में 3 का भाग दिया, भाग गया 13 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 39 को हम लिख सकते हैं कि 3 का भाग देने पर हमें 13 मिलेगा। इस प्रकार से आपने ये देखा कि हम 156 को भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले 2 आएगा, 2 गुना 2, फिर गुना 3, फिर गुना आएगा 13। तो इस प्रकार से हमने 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब बारी है इसके बाद तीसरी संख्या की, और तीसरी संख्या है 3825। तो 3825 में 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, 8 उतारेंगे, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया तो 2, फिर हम 2 उतारेंगे, 3 7 21, 2 में से 1 गया तो 1, फिर हम 5 उतारेंगे तो 3 5 15। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 3825 में 3 का भाग गया 1275 बार। तो हम 3825 को इस प्रकार से लिखेंगे कि 3 का भाग इसमें गया 1275 बार। अब यदि हम 1275 में भाग देंगे तो यहाँ पर पुनः 3 का भाग जाएगा, 3 चौको 12, घटाने पर कुछ नहीं बचेगा, 7 उतारेंगे, 3 दूनी 6, बचेगा यहाँ से 1, 5 उतारेंगे तो 3 5 15। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि 1275 में 3 का भाग गया है 425 बार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 3 का भाग 1275 में 425 बार गया। अब बारी आएगी 425 की। तो 425 में हम भाग देंगे 5 का, तो 5 का पारा 42 के लिए पढ़ेंगे, 5 8 40, घटाने पर बचेगा यहाँ पर 2, उतारेंगे हम यहाँ पर ये 5, 5 25, घटाएंगे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम 425 के स्थान पर लिख देंगे 425 में 5 का भाग गया 85 बार। यदि हम 85 में 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, बचेगा 3, उतारेंगे हम 5, हो जाएगा 5 7 35। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि हम 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इस प्रकार से हमने 3825 को भी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब इसके बाद बारी है चौथी संख्या है हमारे पास 5005। तो 5005 में हम सबसे पहले भाग देंगे
5 का 5 एकम 5 5 शून्यम शून्य, फिर शून्य उतारेंगे 5 शून्यम शून्य, फिर हम 5 को उतारेंगे यहाँ पर 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हम 5005 को कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 5005 में 5 का भाग गया 1000 एक बार, अब 1001 में भाग देंगे हम 7 का 1001 में हम भाग देंगे 7 का 7 एकम 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 7 चौको 28, घटाने पर बचेगा 2, एक यहाँ उतारेंगे 3 7 21। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1001 में 7 का भाग गया है 143 बार। तो हम 1001 के बारे में कहेंगे कि इसमें 7 का भाग 143 बार जाएगा। यदि अब हम 143 की बात करें तो 143 में हम 11 का भाग देंगे, तो 11 एकम 11, घटाने में बचेगा यहाँ से 3, उतारेंगे हम 3, 11 तिया 33। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि हम 143 के स्थान पर लिख देंगे, इसमें 11 का भाग 13 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हम 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 को, और प्रश्न नंबर 5 में संख्या हमारे पास दी हुई है 7429, 7429। तो 7429 में अभाज्य संख्या 17 का भाग जाएगा। तो 17 का पहाड़ा पाएंगे 74 के लिए, 17 चौक 68, 14 में से 8 गया तो 6, 17 तिया 51, घटाने पर बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर भी बचेगा 1, ये 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1, उतारेंगे हम 9, 17 साती 119, घटाने पर कुछ नहीं बचेगा। तो हमें यहाँ पर पहला अभाज्य गुणनखंड मिल गया 17। अब हम 437 में भाग देंगे 19 का, 437 में हम भाग देंगे 19 का, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे 43 के लिए, तो 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया तो 5, 7 को यहाँ उतारेंगे हम, 19 तिया 57। अब हमें यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड और मिल गए, वो मिल गए 19 और 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 19 गुना 23। ये इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 1.2 के पहले प्रश्न में जो 5 प्रश्न दिए थे उन 5 प्रश्नों का हमने हल कर लिया। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको विभाज्यता के नियम याद होना चाहिए। अभाज्य संख्या 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 7 के लिए, 11 के लिए, 13 के लिए, 17 के लिए, 19 के लिए और 23 के लिए, तब आप इन प्रश्नों को बड़े
आसानी के साथ हल कर लेंगे।